स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है, आओ मुसलमानों को प्यार करें। और ये जब विषय रखा है तो जाहिर है कि कोई ऐसी चीज है जो कि हमारे इर्द गिर्द घट रही है, जिसकी अमूमन हम अनदेखी कर रहे हैं। हमारे समाज में कुछ संगठन बहुत ही नियोजित ढंग से, और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नियोजित ढंग से मुसलमानों के खिलाफ में विष वमन करने में लगा हुआ है। और वे जब मुसलमानों के खिलाफ में विष वमन कर रहे हैं तो वे सिर्फ इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि वे हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। भारत के सामने आज सबसे बड़ा संकट यह है कि भारत में जो भाईचारे की सभ्यता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये तमाम किस्म के जो धार्मिक समुदाय हैं, ये धार्मिक समुदाय अपनी स्वतंत्र अस्मिता को बचाए रखें और साथ साथ वे अपने धार्मिक कार्यों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करें। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में दो समुदाय बहुत बड़े हैं, वो है हिंदू और मुसलमान। तो हमारे यहाँ एक बाकायदा संगठित गिरोह है जो कि सुनियोजित ढंग से मुसलमानों के खिलाफ में प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। आए दिन किसी न किसी निर्दोष मुसलमान की हत्या हो जाती है। कभी वो रोड पे मारा जाता है, कभी वो किसी और बहाने मारा जाता है, लेकिन ये एक कॉमन फिनोमिना बन चुका है। और हम सब लोग राजनीतिक प्रतिवाद तो करते हैं, लेकिन एक जिसे कहें कि एक सघन, एक वैचारिक कैंपेन, ये जो मुस्लिम विरोधी जो मानसिकता तैयार कर दी गई है मध्य वर्ग के लोगों में, शिक्षित लोगों में, इस मानसिकता के खिलाफ में हम लोगों ने कोई मुहिम शुरू नहीं की है। तो ये एक चिंता की चीज है ये। और इस मुहिम से कमोवेश सभी दल प्रभावित हो रहे हैं। हर एक दल के ऊपर दबाव है कि वह मुसलमानों के पक्ष में खुल के न बोले। आप हिंदुओं के पक्ष में खुल के बोल सकते हैं, आप जैनियों के पक्ष में खुल के बोल सकते हैं, आप बौद्धों के पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के पक्ष में खुल के बोलेंगे तो चार सवाल उठेंगे। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के तमाम देशों के मुसलमानों की तरह अनेक देश हैं जहां के अलग अलग किस्म के मुसलमान रहते हैं, एक जैसे मुसलमान नहीं रहते। लेकिन मुसलमानों के बारे में एक स्टीरियोटाइप पैदा किया जा रहा है बराबर, बड़े पैमाने पर, कि मुसलमान क्या है, वो गऊ का मांस खाते हैं। अब बिना जाने, बिना सोचे, बिना जानकारी के ये चीज प्रोपेगेट की जा रही है, जबकि सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में गऊ के मांस का जो सबसे बड़े व्यापारी हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। सारी दुनिया में जो दो बड़े देश हैं उनमें से एक भारत है जो कि गऊ के मांस का निर्यात करता है। हिंदुस्तान में कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है मुसलमानों की। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी संख्या है कि वह किसी भी देश 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की, हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान की सरकारों की, हिंदुस्तान की न्यायपालिका की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ में चलाया जा रहा जो कंसिस्टेंट जो हेट प्रोपेगेंडा है, उस हेट प्रोपेगेंडा को वो रोके। हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों की, फेसबुक पर जो लोग रहते हैं उनकी आप उठा के देखिए। जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके
फेसबुक पन्ने पर जाइए और देखिए कि मुसलमानों के पक्ष में कितनी पोस्ट लिखी गई हैं और जो हेट कैंपेन चल रहा है उसके खिलाफ कितनी पोस्ट लिखी गई हैं। आपको उससे अंदाजा लगेगा कि ये जो हेट कैंपेन है वो किस तरह से लोगों को प्रभावित किए हुए है, या लोग हेट कैंपेन के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। तो मेरी पहली जो गुजारिश है वो ये कि ये जो नीचे जो हेट कैंपेन चला के जो मुसलमानों के खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा है, आपने पहले ध्यान नहीं दिया। वो एक स्पॉट चुनते हैं, वहां एक्शन करते हैं और उस स्पॉट पर एक्शन करने के पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद में पूरे के पूरे देश को वोट बैंक की पॉलिटिक्स में पोलराइज कर देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगों का 1914 का जो अनुभव है वो बहुत भयानक अनुभव है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे अचानक आप मुसलमानों से प्यार करें, ये बात क्यों कह रहे हैं? पता कीजिए अपने दोस्तों में कि आपके दोस्तों की लिस्ट में कितने मुस्लिम लड़के लड़कियां आपके दोस्त हैं। पता कीजिए आपकी लिस्ट में कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लड़के लड़कियां आपके दोस्त हैं। आपको अंदाजा लगेगा इससे कि आप आखिर कहां धकेल के पहुंचा दिए गए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है गंगा जमुनी संस्कृति। अरे गंगा जमुनी संस्कृति तो तब बचेगी ना जब हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। आपने तो एक ऐसा माहौल बनाया कि मुसलमान अलग, हिंदू अलग। मैं पहले सोचता था कि मैं बंगाल में रहता था, 27-28 साल मैंने बंगाल में पढ़ाया है लोगों को। मैंने ये बीमारी बंगाल में भी देखी, मैंने ये बीमारी वामपंथ के लोगों में भी देखी। जिन हाउसिंग सोसाइटीज में हिंदू रहते थे वहां उन हाउसिंग सोसाइटीज में मुसलमानों को घर नहीं लेने देते थे वो लोग, और अगर किसी ने ले लिया है तो वे उसे कहते थे कि तू बेच के चला जा। तो हिंदू मुस्लिम विद्वेष और हिंदू मुस्लिम हेट्रेट तो आपके इनडायरेक्टली आपके जेहन में उतार दी गई है। और ये बहुत सीरियस समस्या। और ये जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया तो इस पूरी की पूरी समस्या से एकदम इतनी बुरी तरह से आच्छादित है। कोरोना के वायरस से ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी है मुसलमानों के खिलाफ में हेट्रेट और मुसलमानों को अनटचेबल मानने की धारणा। मुसलमानों के खिलाफ में जितना अविश्वास और जितनी अनास्था इस बीच में पैदा की गई है वह अकल्पनीय। और मुझे दुख इस बात का है कि हमें इस पर गुस्सा नहीं आता, हम लोग प्रतिवाद नहीं करते, हम इस पर तमाम मौके आते हैं, हम लिखते नहीं है। आपको किसी भी अखबार में एक एडिटोरियल नहीं मिलेगा सरेआम पीटा जा रहा है, सरेआम निर्दोष आदमी को पीटा जा रहा है। संयोग की बात है कि वह मुसलमान है। लेकिन आपको मजाल है कि कहीं एक संपादकीय किसी अखबार में लिखा मिल जाए, हिंदी के अखबार में। मजाल है कि जब तक कि वो मीडिया की हाइप में नहीं जाती कोई चीज तब तक आप उस पर बोलते नहीं हैं। आपको जो नीचे साइलेंटली जो एकदम मौन तरीके से एकदम जो ये घर घर प्रचार जो मुसलमानों के खिलाफ पहुंचाया गया है और हिंदू वोट का कंसोलिडेशन किया गया है, ये आपको दिखाई नहीं देता। मुसलमानों के बारे में झूठ बोलना, मुसलमानों के बारे में झूठी कहानियां प्रसारित करना, जो लोग मुसलमानों के बारे में इतने दावे के साथ बहुत सारी चीजें कहते हैं उनसे पूछो तो सही कि तुम्हारे कितने ऐसे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं जिन्हें तुम करीब से जानते हो, कभी उनके घर गए, कभी तुमने इस्लाम की कोई किताब पढ़ी जो तुम दावे के साथ सारी चीजें कह रहे हो। तो पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यह कि मुसलमानों के खिलाफ में जो हेट कैंपेन जो हिंदुस्तान में चल रहा है वह हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष जो परंपरा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लोकतांत्रिक सेक्युलर संविधान है, उसकी स्पिरिट के एकदम खिलाफ है।
और जो चीज हिंदुस्तान के संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है, मुझे तो उस पर गुस्सा आता है। मैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं फेसबुक पर लिखता रहा हूं, पहले भी लिखता रहा हूं। मैं मेरी किताबों में भी मैंने लिखा है इस बात पर कि मुसलमानों के खिलाफ में कैसे मीडिया ने एक हेट कैंपेन डेवलप किया है, पूरा का पूरा 9/11 के बाद, उसके पहले जब सद्दाम हुसैन थे उस समय, मैंने तब भी लिखा है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये चीज एक कॉमन सेक्युलर कल्चर का हिस्सा होनी चाहिए, कि सेक्युलर कल्चर का मतलब यह है कि हम सभी मनुष्यों की रक्षा करें और सभी मनुष्यों के बारे में हम ये सोचें कि उनके बारे में असत्य जो लोग बोलते हैं उसका हम प्रतिवाद करें। लेकिन जब हम सब मनुष्यों की बात करते हैं तो आपके उस खाते में मुसलमान नहीं आते। इसलिए मैंने जानबूझ के मैंने मुसलमानों का नाम रखा। मुसलमानों के बारे में जो पहला जो मिथ वो ये कि मुसलमान जो है वो एक खास तरह की उनकी वेशभूषा, ड्रेस, दाढ़ी, इन सबको लेके एक मिथ बना हुआ है कि मुसलमान जो है वो बहुत बैकवर्ड होते हैं। मैं अपने छोटे से अनुभव से ये कह सकता हूं कि पिछले 75 साल में हिंदुस्तान के मुसलमानों में बहुत बड़े हिस्से में एक मेजर चेंज आया है। भारत जब आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान में मध्य वर्ग का मुसलमान नहीं था, या तो नवाब थे या फिर एकदम गरीब लोग थे। लेकिन भारत में जब आजादी मिली और भारत स्वतंत्र भारत का विकास हुआ लोकतंत्र के जरिए, तो पिछले 75 साल में एक बड़ी चीज घटी है कि हिंदुस्तान में मध्यवर्गीय मुसलमान का जन्म हुआ है। यह मध्यवर्ग का मुसलमान नवाब नहीं है, ये वह मुसलमान नहीं है जिसकी नवाब की बैकग्राउंड हो। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जो कल तक गरीब थे, जो धीरे 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 शिक्षा के जरिए, व्यापार के जरिए, अपने तमाम किस्म के कौशल के जरिए उन लोगों ने अपने धन दौलत पैदा की और अपने को एक मध्य वर्ग में विकसित किया है। तो पिछले 75 साल की जो एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है, जो कि आधुनिक काल के 47 के पहले के मुसलमानों से इसे अलग करती है, वो ये कि 47 के पहले तक या तो नवाब थे, नवाबों के परिवार के लोग थे, या अति गरीब मुसलमान थे, मध्यवर्ग के गिनती के लोग थे। लेकिन 47 के बाद में तो मध्यवर्ग एक मास स्केल पे पैदा हुआ है मुसलमानों में, और वो तो मेहनत मशक्कत के साथ। ये रिजर्वेशन से पैदा हुआ मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान जो मध्यवर्ग पैदा हुआ पिछले 75 साल में, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के जरिए पैदा हुआ मुसलमान नहीं है। आरएसएस के लोगों ने ये कैंपेन करके ये दबाव कांग्रेस के ऊपर पैदा किया। कांग्रेस लंबे समय तक इस दबाव में रही, उसने मुसलमानों की अनदेखी की। अगर मुसलमानों की अनदेखी नहीं की गई होती तो सच्चर कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इंटरनेट पर जाइए, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को उठा के देखिए। मैं पहले भी एक बार उस पर बोल चुका हूं, मैं भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जो कहना चाहता हूं ये कि अगर मुसलमानों का कांग्रेस ने ख्याल किया होता और संतुष्टि या तुष्टीकरण की नीति अपनाई होती, तो मनमोहन सिंह की सरकार को 15 सूत्री प्रोग्राम लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज में मुश्किल से 2% मुसलमान काम करते थे। इधर के मैं डाटा नहीं जानता। तो आपने एक ऐसी आजादी का 5 ईयर प्लान बनाया, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जिसमें कि मुसलमानों का विकास ही नहीं हुआ। और सच्चर कमीशन ने बिल्कुल आंख में आंख डाल के यह बताया कि मुसलमान कहां कहां किन किन क्षेत्रों में पिछड़े रह गए। सेक्युलर कांग्रेस, एक ऐसी कांग्रेस जिसको कि एक मुश्त वोट मुसलमान देते रहे। तो मुसलमानों का जो मध्य वर्ग पैदा हुआ, उस मुसलमानों के मध्य वर्ग में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मदरसों से जो शिक्षा व्यवस्था चली, जो अभी भी चल रही है,
इस मदरसों की शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। कालांतर में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुसलमानों में यह चेतना, एक अवेयरनेस पैदा हुई और वे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की तरफ मुखातिब हुए। तो विभिन्न किस्म की जो स्किल्ड लेबर है उस काम में मुसलमान गए, विभिन्न किस्म के व्यापार में मुसलमान गए। मुसलमानों को नौकरी आसानी से नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलती। 25 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ से अधिक मुसलमान है, लेकिन वे रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रहे आपसे। कभी वो जुलूस नहीं निकालते रिजर्वेशन के लिए। यहां ओबीसी निकाल रहे हैं, यहां SC ST निकाल रहे हैं, और उनके लिखने वाले रोज लिख रहे हैं। अरे उनसे पूछो, कम से कम ब्राह्मण तक को रिजर्वेशन चाहिए। सिर्फ लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट ने बंगाल में, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने मुसलमानों के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की। और बंगाल अकेला राज्य है जहां पर के मुसलमानों का रिजर्वेशन अभी भी लागू है। तो पूरे देश में मुसलमानों में जो मध्य वर्ग पैदा हुआ, शिक्षित मध्य वर्ग पैदा हुआ, उसमें एक बड़ा हिस्सा वह है जो कि अपनी मेहनत मशक्कत से, जिसने अपने गरीबी के सीमा का अतिक्रमण किया। तो पहली चीज जो जहन में हम लोग रखें कि मुसलमान आज वह मुसलमान नहीं है जो 47 में थे। आज हिंदुस्तान में एक बड़ी संख्या है मुसलमानों की जिन्होंने के अपनी मेहनत मशक्कत से अपना एक मुकाम हासिल किया है भारतीय समाज में। आज मुसलमानों में ऐसे भी लोग हैं जो अमीर हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि पूंजीपति हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि लार्ज स्केल पर करोड़पति हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि मिडिल क्लास में हैं, लोअर मिडिल क्लास में हैं, ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं। विभिन्न वर्ग हैं मुसलमान में। सिर्फ वो पहले जो 2 वर्ग थे, या तो गरीब था या जमींदार था, रजवाड़ों से आता था। तो मुसलमानों की एक प्रकृति पिछले 75 साल में बदली है। मुसलमानों का बड़ी संख्या में आधुनिकीकरण हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और इस आधुनिकीकरण को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू का आधुनिकीकरण देखने के लिए तैयार हैं, शेड्यूल कास्ट का आधुनिकीकरण देखने के लिए तैयार, लेकिन मुसलमान के आधुनिकीकरण को देखने के लिए मुसलमान अभी भी उनको कठमुल्ला लगता है। और पिछले 75 साल में सिर्फ मुसलमानों का ही आधुनिकीकरण नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पिछले 200 साल में, खासतौर पर अलीगढ़ मूवमेंट के बाद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिन्होंने स्थापना की, सर सैयद अहमद, उन्होंने और उनके बाद का जो दौर रहा है उसने इस्लाम के भी मॉडर्नाइजेशन का अपने तरीके से प्रयास किया। हिंदुस्तान में इस्लाम और इस्लाम की कल्चर वैसी नहीं है जो मिडिल ईस्ट में है। कभी मौका लगेगा तो हम उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन कहने का आशय यह है कि मुसलमानों का भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और इसलिए इस्लाम धर्म ने भी अपने इस युग के अनुरूप अपने को मॉडर्नाइज किया है। तो किसी भी किस्म के स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध जो रूप हैं, उनके जरिए मुसलमानों के बारे में न तो सोचना चाहिए, न लिखना चाहिए, और न विचार करना चाहिए। एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार ने कल निर्णय लिया कि भारत विभाजन की विभीषिका की स्मृतियों पर वे अब हर साल ये विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। भारत विभाजन का फैसला हिंदुस्तान के मुसलमानों का फैसला नहीं था। भारत विभाजन का फैसला हिंदुस्तान के हिंदुओं ने भी नहीं लिया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी भारत विभाजन की मांग नहीं की, यह मुस्लिम लीग की मांग थी, और मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती थी।
अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रही होती तो जितने लोग पाकिस्तान में गए मुसलमान, उससे ज्यादा भारत में रह गए थे मुसलमान। पूरे देश में मुस्लिम लीग का सफाया हो गया। पूरे देश में कहीं कोई मुस्लिम लीग को पानी देने वाला नहीं बचा। मुस्लिम लीग की कोई इज्जत नहीं रह गई मुसलमानों में, क्योंकि मुसलमानों ने अकल्पनीय कष्ट झेले और हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की एकता के पक्ष में वे खड़े हुए और उन्होंने इनकार किया कि हम ये जो ब्रिटिश नीति के तहत जो भारत विभाजन हुआ है, पैकेज था वो। तो नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री में कोई रुचि नहीं है, इतिहास के तथ्य जानने में भी कोई रुचि नहीं है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। इसलिए आपने एक विभीषिका स्मृति दिवस, क्यों? क्योंकि अब एक चीज और आने वाली है। ये क्यों किया गया है, मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं। मैं 47 में दंगों के बाद में जो माइग्रेशन हुआ, यहां से वहां, वहां से यहां, यानी पाकिस्तान से जो लोग आए, बड़ी संख्या में हिंदू लोग आए, पंजाबी लोग आए और वे दिल्ली में बसे। तो अब वो दिल्ली में जो बसे हुए पंजाबी हैं, जो कि एक जमाने से वो जनसंघ का आधार रहे हैं, उसको थोड़ा चंगा करना है, केजरीवाल को थोड़ा सा मजा चखाने के लिए। कितना नैरो गेम है आपके दिमाग में। आप किस तरह से जो है लोगों को, उनकी जो दुख भरी जो जिंदगी है, दुख भरी जो यादें हैं, उनको आप जगा के आप लोगों के अंदर भेद की राजनीति पैदा करना चाहते हैं। दो टारगेट हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अरे अगर यही नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि कुछ करना है, तो किसने कहा था नरेंद्र मोदी को, मना किसने किया था? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं, 1947 में जो दंगों में मारे गए, हम उनकी स्मृति में हम एक महान स्मारक बनाएंगे। बनाते हैं स्मारक, सांप्रदायिक सद्भाव का स्मारक बनाते। बल्कि उल्टा, चूंकि आपको अब अपना जो वोट बैंक है, पंजाबी वोट बैंक दिल्ली का, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी स्मृतियों का भारत विभाजन से जुड़ा हुआ है, उसको आपको जगाना है, उसको चंगा करना है। और बीजेपी में यहां नीचे जूतियों में दाल बट रही है। बीजेपी एकदम हर मोहल्ले में विभाजित पड़ी हुई है। तो आपको जोड़ने के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ इसके कि आप 1947 की विभाजन की स्मृतियों को और बुरी स्मृतियों को आप जगाएं। सीखो, सीखो वियतनाम से, सीखो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका में गोरों ने कितने जुल्म किए कालों के ऊपर, वियतनाम में कितने जुल्म किए अमेरिका ने। वियतनाम के हर घर में लोग मरे हैं। वियतनाम में 1 फुट जमीन ऐसी नहीं थी जिस पर के नापाम बम न गिरा हो। लेकिन आज वियतनाम में कहीं पर भी आपको अमेरिका के खिलाफ में एक शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो लोग युद्ध की स्मृतियों से निकल के शांति के मार्ग पर जाके देश का निर्माण करना चाहते हैं। अब वियतनाम में जाइए, वियतनाम ने सारे मानक तोड़ दिए डेवलपमेंट के। छोटा सा देश। दक्षिण अफ्रीका ने गोरों और कालों के बीच में जो विषाक्त माहौल बना था, और इतना भयानक माहौल था कि कालों ने तो उनके खिलाफ में हथियारबंद लड़ाइयां लड़ी थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकाई कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों ने हथियारबंद लड़ाइयां लड़ी थी। और जब देश का शासन लिया तो किस प्रतिज्ञा के साथ शासन लिया? इस प्रतिज्ञा के साथ शासन नहीं लिया कि जिन लोगों ने काले लोगों के खिलाफ में अत्याचार किए, जुल्म किए, रेप किए, हत्याएं किए, हम उनको दंड देंगे। जी नहीं, वहां उन्होंने एक बड़े मजेदार ढंग से काम किया। उन्होंने एक कमीशन बनाया। कमीशन में बाकायदा जो अपराध हुए थे, उन सब अपराध की, पीड़ितों की,
उससे उनके जो जिसे चश्मदीद गवाह थे उनकी उनकी गवाहियां हुई, वो सब दर्ज हुए। अपराधियों को भी बाकायदा कोर्ट में बुलाया गया कमीशन के सामने, उनके भी बयान लिए गए, सब कुछ दर्ज किया गया और फिर निर्णय लिया गया कि सबको माफ किया जाता है क्योंकि अफ्रीका को आगे जाना है। यहां स्थिति है कि आपने 70-75 साल आपने शांति से गुजारे और आपने कहा कि हम 1947 के विभाजन की विभीषिका को भूल जाना चाहते हैं, वो एक ब्लैक चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री का। लेकिन अब भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं, वो ब्लैक चैप्टर नहीं है, वो व्हाइट चैप्टर है, उसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। शर्मनाक है ये, क्योंकि आपको अपना वोट बैंक चंगा करना है। आपको अचानक 1947 की विभीषिका याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि अब आपको इलेक्शन के लिए वोट चाहिए। पंजाब में वोट चाहिए क्योंकि पंजाब प्रभावित था, दिल्ली प्रभावित था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मुसलमानों के खिलाफ में जो हेट कैंपेन चल रहा है, उस हेट कैंपेन के ग्रांड डिजाइन को समझने की जरूरत है। उसका जो एक बड़ा फलक तैयार किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। और यही वजह है कि हमने ये विषय रखा कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ में जो हेट कैंपेन है, भारत विभाजन का निर्णय ब्लैक चैप्टर है हिंदुस्तान की हिस्ट्री का, और उस ब्लैक चैप्टर में वो सब लोग शामिल हैं जो ब्रिटिश शासकों के साथ थे। कांग्रेस ने तो मजबूरी में वो निर्णय स्वीकार किया था कि हर हालत में देश को आजाद कराना है। अंग्रेजों की डील थी ये कि अगर तुम्हें देश आजाद चाहिए तो पाकिस्तान हम बनाएंगे। जाहिर है उसमें बहुत नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए। भारत विभाजन पर हम अलग से कभी बात करेंगे, मौका लगेगा तो। लेकिन मैं जो असल चीज है वो ये कि भारत विभाजन के लिए मुसलमान दोषी नहीं है, मुस्लिम लीग दोषी है। और जिस समय भारत विभाजन का निर्णय लिया गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, आप बंगला के उस जमाने के अखबार उठा के देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि भारतीय जनसंघ के लोगों को मोहम्मद अली जिन्ना को माला पहनानी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो भारत विभाजन हुआ है वो हमारे लिए, भविष्य के लिए एकदम फायदे का सौदा है। क्योंकि धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो, यह सबसे पहले थ्योरी सावरकर ने दी थी, जिन्ना ने नहीं दी थी। जिन्ना ने तो बाद में इसे एडॉप्ट किया। असल आर्किटेक्ट, जिसको मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब भी आप किसी विचार पर बात करें तो आप देखें कि आखिर विचार का जन्म कहां हुआ है। तो धर्म के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, राष्ट्र का निर्माण किया जाए, यह विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया हिंदुस्तान में? सावरकर के दिमाग में आया, जो कि नायक है। तो प्लीज, भारत विभाजन के लिए हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वे जिम्मेदार नहीं है। हिंदुस्तान में जो कुछ मुगल शासकों ने जुल्म किए उसके लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। आज का मुसलमान तो प्रतिवाद ही नहीं करता। सरेआम एक मुसलमान को, अभी 2 दिन पहले जो कानपुर का वीडियो वायरल हुआ, सरेआम निर्दोष मुसलमान को पीट रहे थे लोग, पुलिस देख रही थी। कहीं मुसलमानों ने जुलूस निकाला? मुसलमानों के खिलाफ में इतना बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। अरे विजय राणा जी, आपने जो ये कहा है ना 96% मुस्लिम, अरे आप हिंदुस्तान में 47 के बाद निकल के आई है कि मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में कहां बची है? केरल के अलावा कहीं, एक पॉकेट के अलावा कहीं मुस्लिम लीग बची नहीं है। यह सही है कि आपकी सहानुभूति
जिसके भी साथ हो, लेकिन तथ्य तो अपनी जगह हैं। आप इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स उठाइए और देखिए कि मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान में कितनी जगह उसकी जमानत जब्त हुई, और मुस्लिम लीग की नहीं, हिंदू सांप्रदायिक ताकतों की भी जमानत जब्त हुई। लगातार 45 साल तक उनकी भी जमानतें जब्त हुई। जनसंघ के लोगों की जमानत जब्त हुई जो सांप्रदायिक जहर फैला रहे थे। बीजेपी के लोगों की जमानतें जब्त हुई जो जहर फैला रहे थे। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता का जो कॉमन सेंस था, कॉमन कल्चर थी, वो सांप्रदायिक कल्चर नहीं थी। हम हिंदू मुसलमान में भेद करके नहीं देखते थे। लेकिन पिछले, जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं उसे, कि 1990-91 के बाद से ये मुस्लिम हेट कैंपेन तेजी से विकसित हुआ है। मुसलमानों ने तो उस दिन भी विरोध नहीं किया, जलूस नहीं निकाले। जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया, तब भी उन्होंने सर माथे स्वीकार कर लिया। विजय रैना जी, आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप पढ़िए थोड़ा सा, और आप चाहेंगे तो एक दिन पब्लिक डिबेट हो जाएगी इस पर। मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी आदत है डाइवर्ट करने की। दूसरी एक चीज जो कि इस मुस्लिम हेट कैंपेन के दौरान विकसित की गई है, जो कि बहुत खतरनाक है, वो ये कि ये बार बार कैंपेन किया जा रहा है कि अन्य धर्मों की तुलना में मुस्लिम धर्म जो है वो इंफीरियर धर्म है, इस्लाम धर्म जो है इंफीरियर धर्म है। ये गलतफहमी है। इस्लाम धर्म में, मुस्लिम समाज में बहुत सारी वे बीमारियां हैं और वो बहुत सारी चीजें जो हिंदू समाज में और हिंदू धर्म में भी हैं। हम में से जितने लोग हैं जो कि कायदे से बोलते हैं, कायदे से चीजें जानते हैं, लेकिन वे कभी इस पर खुल के नहीं आते कि ये जो मुसलमानों के साथ में जो हेट कैंपेन चल रहा है इसका प्रतिवाद किया जाए। मुसलमानों के एक वर्ग में बाकायदा एक विवेकवादी परंपरा विकसित हुई है। आपने क्या किया कि मुसलमान माने इर्रेशनल, मुसलमान माने 4 शादियां, मुसलमान माने 1 से अधिक विवाह। अब इस फॉल्स कैंपेन को आप क्या कीजिएगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर हिंदुस्तान में 4 शादी करना बुरा है, फर्ज कीजिए ईश्वरचंद विद्यासागर के जमाने को उठाइए आप, ईश्वरचंद विद्यासागर की लिखी किताबें और उनकी बहस को उठाइए आप। ईश्वरचंद विद्यासागर ने ऐसे करीब 400 बड़े हिंदू ब्राह्मणों के नाम दिए जिनकी 60-60, 70-70 बीवियां थी। बहुपत्नी प्रथा थी हिंदू समाज में। लेकिन कैंपेन देखिए आप, कैंपेन इधर चल रहा है। कोई भी व्यक्ति नियम से, कोई भी आपके यहां अगर जो लॉ है, आपने अप्रूव किया लॉ है, आपके संविधान से अप्रूव लॉ है, आपने संविधान ने ये माइनॉरिटीज को राइट्स दिए हैं कि वे उनके जीवन में दखल नहीं देंगे, उनकी जीवन शैली में दखल नहीं देंगे। तो एक ये कैंपेन के जो मुसलमान है और जो इस्लाम धर्म है वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत इंफीरियर है, पश्चिमी सभ्यता से बहुत पीछे है। मैं इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अरे आज ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो टेक्नोक्रेट भी हैं, वो इलेक्ट्रीशियन भी हैं, वो दुनिया भर के बढ़िया जो मॉडर्न काम है टेक्नोलॉजी के, उनके मास्टर हैं। पश्चिमी सभ्यता के जितने भी विकसित फॉर्म हैं उनके वो मास्टर हैं। एक और चीज है जो कि बहुत ही हेवीली कैंपेन की गई, वो ये कि मुस्लिम हिंसक होते हैं। मुस्लिम हिंसक होते हैं, मुस्लिम आक्रामक होते हैं। आप बताइए कि आपने जम्मू कश्मीर में 370 हटा दी, 35A हटा दी, क्या किसी ने कहीं कोई वायलेंस किया?
मुसलमानों ने प्रतिवाद किया कश्मीर में, कहीं कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहते हैं। कहीं कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। आप बेवजह कैंपेन कर रहे हैं, हेट कैंपेन कर रहे हैं कि मुसलमान वायलेंट होते हैं, हिंसक होते हैं। अगर मुसलमान हिंसक होते हैं, सिर्फ एक छोटा सा डाटा उठाइए आप, मुसलमान क्रिमिनल होते हैं, आप डाटा उठाइए। ये जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग के द्वारा जो डाटा हर साल जारी किया जाता है, आप उसका डाटा उठाइए और देखिए आप सबसे ज्यादा दहेज हत्या कहां हो रही है, किस समाज में हो रही हैं? स्त्री हत्या सबसे ज्यादा कहां हो रही है? हर आधा घंटे में डाउरी डेथ किस समाज में हो रही? डाउरी की प्रथा कहां है? दहेज की प्रथा कहां है? वो हिंदुओं में है। लेकिन आपको तो हिंदू हिंसक नजर नहीं आते, कोई उनको हिंसक नहीं कहता। तो फिर ये मुसलमानों के प्रति ये स्टीरियोटाइप जो कैंपेन है, जिसमें कुछ हिंसक, अराजक, ये जो करार दिया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। तथ्यों की रोशनी में भी ठीक नहीं है कि मुसलमान क्रिमिनल होते हैं। आप क्रिमिनल्स की प्रोफाइल उठाइए, जो पुलिस ने प्रोफाइल तैयार किया उठाइए, उसमें देखिए कि कितने परसेंट मुसलमान और कितने परसेंट हिंदू हैं और कितने परसेंट क्रिश्चियंस हैं। अरे कहीं ऐसा हुआ है कि नहीं उससे मुसलमान है तो वो अपराधी होगा, वो क्रिमिनल ही होगा? ये कहीं होता है? ये क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनकी है उनका रिलीजन जानना चाहिए, तो जानिए ना आप, दिक्कत क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश में जितने अभी माफिया गैंग मारे गए हैं, उसमें 90% से ज्यादा जो माफिया गैंग के जो सरगना है, वे सारे हिंदू हैं। एक अतीक अंसारी और एक आध और किसी को छोड़ के, और सारे के सारे जो माफिया मारे जा रहे हैं, वो बाई चांस की बात बता रहा हूं कि वो ब्राह्मण है। और तो और विभिन्न किस्म की जो निजी सेनाएं बिहार में गठित की गई, रणवीर सेना से लेकर और दूसरी तमाम किस्म की जो सेना, जो हथियारबंद गिरोह, जो क्रिमिनल गिरोह संगठित किए गए, वो किस जाति से आते थे? किस धर्म के मानने वाले थे वो लोग? तो ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान हिंसक होता है, क्रिमिनल होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो चाहे रणवीर सेना के लोग हों, चाहे वो गैंगस्टर जो यूपी मारे गए हो, इनको धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्रिमिनल होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। क्रिमिनल का एक ही धर्म होता है, क्राइम। तो फिर ये क्राइम का जो लेवल है, ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर ही क्यों चस्पा किया जाएगा? आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि अगर कोई, मतलब ये संभव है, इस्लाम धर्म की आलोचना लिखी ही जा सकती है। यह संभव है कोई हिंदू धर्म की और उसके जो दर्शन के स्कूल हैं, इस्लाम के जो दर्शन के स्कूल हैं, इनकी आलोचना लिख ही सकता है। मोस्ट वेलकम। किसी भी धर्म के बारे में आलोचना और उसके रैशनल क्रिटिसिज्म हमेशा स्वागत योग्य कदम है। इस्लाम धर्म में सबसे पहले मिडिल ईस्ट के इस्लाम से मतभेद रखते हुए, उससे अंतर करते हुए, भारत के मुसलमानों ने अपनी इस्लाम की अलग से व्याख्याएं तैयार की। सर सैयद अहमद
सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तैयार की। अब सर सैयद अहमद ने जो सुधार किए, जिनसे कि पूरी मुस्लिम जाति उपकृत है, भारत का इस्लाम धर्म उपकृत है, आप उसकी कभी बात नहीं करते। आपको हमेशा हाजी मस्तान नजर आता है, सर सैयद अहमद नजर नहीं आते जिन्होंने रिफॉर्म का सबसे बड़ा काम किया। हिंदुस्तान में उन्होंने नींव रखी, मुसलमानों में सुधार की नींव रखी। मुझे अगर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें कि लोग शांति से रहें, प्यार से रहें। मुझे ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जिसमें हिंदू मुसलमान प्यार से रहें, वो किसी को भी वोट दें। मैं तो चाहूंगा सारे मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट दे दें। मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ये निर्णय ले लें कि वो अपनी इच्छा से सद्भाव के साथ में नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहते हैं, हम सिर्फ एक आश्वासन चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन मुसलमानों के खिलाफ में घृणा प्रचार बंद कर देंगे? मुसलमान शांति से जीना चाहते हैं। मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि उनके घर सरकार रोटी देने नहीं आती। लेकिन हां, सरकार का हेट कैंपेन उनके घर में उनकी रोटी रोजी और उनकी सामान्य जिंदगी को जरूर डिस्टर्ब करता है। आरएसएस के लोग जो एक्टिव हैं, वे खुल के जवाब दें कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहते हैं कि हम एक मुश्त नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी गहरी आस्था है, तो क्या नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की पूरी मोदी गैंग, जिसे मैं कहता हूं आरएसएस, और उसका जो पूरा का पूरा जो हेट कैंपेन जो चलाने वाला मीडिया सेल है, वो क्या मुसलमानों के खिलाफ में अपना घृणा प्रचार बंद कर देगा? आप ये नहीं कर सकते। मुसलमान आपको एक घड़ी वोट दे, मुसलमानों ने पिछली बार आपको वोट दिया 2019 में, बड़ी मात्रा में मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बदले में उनको नया नागरिकता कानून दिया जिसमें कि वो नागरिकता अपनी खो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो मुसलमानों के साथ में विश्वासघात किया। अब फिर टाइम है नरेंद्र मोदी खुल के कहें, नरेंद्र मोदी बुला के बात करें। सारे मुसलमान नेता एक सिरे से कहेंगे जी हमें शांति से रहने दो, हमें रोजगार करने दो, हमें जीने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप प्रधानमंत्री हो जाइए, दोबारा तिबारा चौबारा जितनी बार चाहे प्रधानमंत्री हो जाइए। अरे मुसलमानों ने 40 साल तक एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया, मुसलमानों ने उफ नहीं की, मुसलमानों का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्योंकि मुसलमानों ने एक चीज सीखी थी भारत विभाजन से, अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने समाज का आधुनिकीकरण करना है। और उन्होंने यह काम बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही शांति के साथ किया है, बहुत ही पीसफुली किया है। आप ये सोचिए कि पिछले 75 साल में जितने दंगे हुए और जितनी बड़ी संख्या में और जितनी बड़ी मात्रा में मुसलमानों की आर्थिक क्षति हुई, वो किसने दंगे किए छोड़ दीजिए इसे। इतनी आर्थिक क्षति पूरे भारत सभ्यता के सिविलाइजेशन के रिकॉर्ड में किसी समुदाय की नहीं हुई। इसके बावजूद 25 करोड़ मुसलमान एक सिरे से भारत के तिरंगे झंडे के नीचे, भारत के संविधान के नीचे एक सिरे से एक निष्ठा के साथ खड़ा हुआ है। भारत के मुसलमानों ने उन तमाम ताकतों को एक सिरे से ठुकराया है जो पृथकतावादी ताकतें थी, आतंकवादी ताकतें थी, सांप्रदायिक ताकतें थी, उनको एक सिरे से ठुकराया है। वो कभी पसंद नहीं करता, जो एक साधारण जो मुसलमान है वो एकदम बहुत ही बेहिंता, बहुत ही शालीन और बहुत ही कल्चर्ड मुसलमान है। मुझे तो कभी कभी अंदर से ईर्ष्या होती है कि मैं इतना मतलब मीठा, इतना सुसंस्कृत क्यों नहीं हूं।
एक साधारण से मुसलमान से बात कीजिए, एक साधारण सी मुसलमान स्त्री से बात कीजिए, आपको इतनी मीठी भाषा और इतनी मीठी आवाज सुनने को मिलेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये जो मिठास, ये जो सभ्यता जो उन्होंने विकसित की है, ये कहां से विकसित की? ये इस जमीन से, इस भारत से प्यार करके विकसित की। तो भारत के मुसलमानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? भारत के मुसलमानों की समस्या ये नहीं है कि उन्हें संसद चाहिए, उनकी ये समस्या नहीं है कि उन्हें विधानसभा चाहिए, उनके विधानसभा की सीटें चाहिए। यह समस्या किसी और की है। यह समस्या कांग्रेस की हो सकती है, यह समस्या बीजेपी की हो सकती है, मुसलमानों की यह समस्या नहीं है। मुसलमान सत्ता की राजनीति नहीं करते। मुसलमानों ने एक चीज पकड़ी है और वो अभी भी पकड़े हुए हैं। ये हेट कैंपेनर्स जो है वो चाहते हैं कि मुसलमान इस चीज को छोड़ दें। मुसलमानों ने भाईचारे की कल्चर को पकड़ा है और भाईचारे की कल्चर के जरिए उन्होंने अपने आर्थिक सांस्कृतिक आधार का विकास किया है। मुसलमानों ने एक चीज पकड़ी है कि मुसलमानों में सांस्कृतिक वैविध्य होता है। वे हिंदुस्तान के सांस्कृतिक वैविध्य को एक्सेप्ट करते हैं। मुसलमानों ने एक चीज पकड़ी है कि वे इस देश को स्थिर रखना चाहते हैं। चुनौती यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या और दूसरे लोग जो मुसलमानों के बारे में दूसरी राय रखते हैं, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, उनसे सवाल किया जाना चाहिए, आप हिंदुस्तान को स्थिर रखना चाहते हैं या अस्थिर रखना चाहते हैं? भारत में टकराव चाहते हैं या शांति चाहते हैं? हिंदुस्तान के मुसलमान ओनली वन चीज चाहते हैं, शांति और स्थिरता। सरकार किसी की भी आए, मैं तो फिर कह रहा हूं, मेरे एक दोस्त ने बहुत ही जहीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छा मेरा मुस्लिम दोस्त है, वो उसने प्रस्ताव रखा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक मुश्त बीजेपी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। सिर्फ एक आश्वासन चाहिए, सिर्फ एक आश्वासन चाहिए कि बीजेपी अपना हेट कैंपेन बंद कर दे। क्या बीजेपी अपना हेट कैंपेन बंद करने के लिए तैयार है? हिंदुस्तान में 2019 में मुसलमानों के अल्पसंख्यक हिस्से ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने कमिटमेंट का पालन नहीं किया। सैवन का विभाजन से मुसलमानों ने एक निष्कर्ष निकाला और उसे अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाया। चाहे जो स्थितियां हो, किसी भी स्थिति में टकराव में नहीं जाना है। टकराव को हर कीमत पर अवॉइड किया जाना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ में टकराव के लिए जो रास्ता और क्षेत्र चुना गया वो कौन सा चुना गया? कल्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, और जब कल्चर से थक जाते हैं तो फिर दंगे में लग जाते हैं। तो मुसलमानों के सामने दो बड़ी चुनौतियां, एक है उनके पास में उनको फिजिकल चुनौती है, दूसरी चुनौती है कि उनके खिलाफ में कल्चर के क्षेत्र में लगातार हेट के इश्यूज उठाए जा रहे हैं। और पिछले 75 साल में जितना उनके आर्थिक एस्टेब्लिशमेंट पर हमले हुए और नुकसान हुआ है, मुसलमानों ने तो कभी आपसे पलट के नहीं कहा कि आप इसकी भरपाई कीजिए। वो फिर खड़े हो गए। दंगे के बाद में जितनी भी संपत्ति उनकी नष्ट हुई, उसके बाद में वो फिर उन्होंने जीरो से काम शुरू किया और वे फिर खड़े हो गए। और आज स्थिति है कि 75 साल के बाद हिंदुस्तान में तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास में, और वो मुसलमान है। ये 10 करोड़ लोग के करीब जो मुसलमान है, इससे ज्यादा ही होंगे संख्या। ये मुसलमान जो है 1947 में नहीं था। तो आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि जो हेट कैंपेनर हैं, और वे हेट कैंपेनर कौन है? जो न तो इस्लाम को जानते हैं न मुसलमान को जानते हैं। वे हेट कैंपेनर कौन है? जो न हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं न हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को जानते हैं।
और इस हेट कैंपेनर्स में सबसे बड़ा जो आधार है जिनका, वो कौन है? वो हमारा मीडिया। मीडिया ने कॉन्स्टेंटली मुस्लिम विरोधी फिजा, मुस्लिम विरोधी घृणा, इसका प्रचार प्रसार किया। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देखा गया, ये 47 में भी देखा गया। नरेंद्र मोदी की चिंता अगर ये है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि अब हर साल जो है वो विभाजन की विभीषिका की स्मृति का दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा, तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रथम प्रेस कमीशन की रिपोर्ट उठा के नरेंद्र मोदी पढ़ें। उस जमाने में जो प्रथम प्रेस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें जो उसने फाइंडिंग उसकी थी कि कैसे मीडिया ने, जो बड़े अखबार थे, उन्होंने कैसे नीचे सांप्रदायिक जहर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय और उसके पहले कैसे हिंदुस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़ा मीडिया है अंग्रेजी और हिंदी का, उसने कैसे जहर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इस पर भी टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों ने जो रिसर्च की थी वो अवेलेबल है। तो मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन, एक तो वे लोग हैं जो कि कुछ संगठन के तौर पर काम करते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो मीडिया में बड़े संगठनों में काम करते हैं। उनकी बड़ी भूमिका रही है मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन पैदा करने की। तो मुसलमानों के बारे में, और खासतौर पर उनके बारे में जो नेगेटिव चीजें हैं, असत्य है, उसके बारे में मीडिया लगातार लिखता रहा है। उसकी एक ये कॉमन कल्चर का हिस्सा रहा है। उसे 47 में भी देखा गया, उसे बाबरी विध्वंस के समय भी देखा गया, उसे 2002 के गुजरात के दंगों के समय भी देखा गया। तो भारत में जो हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है, जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो सद्भाव है, और हिंदुस्तान को स्थिर रखने की जो भावना है हिंदू और मुसलमान दोनों में, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन है? वे लोग जो हेट कैंपेनर है, और वह मीडिया जो इन हेट कैंपेनर्स के कैंपेन को न्यूज आइटम बना के, आर्टिकल बना के, तमाम किस्म के और प्रोपेगेंडा मटेरियल के तौर पर अपने माध्यमों में संप्रसारित करता है। और इससे सावधान रहने की जरूरत है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं साफ तौर पर कि जो लोग मुसलमानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, वे लोग अपने इतिहास को नहीं जानते। वे हिंदुस्तान के खासतौर पर आजादी और आजादी के बाद के इतिहास को नहीं जानते। अंततः तो मैं तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना बताया। प्रथम प्रेस आयोग की रिपोर्ट उठा के नरेंद्र मोदी पढ़ें और सिर्फ उसका ब्रॉडकास्ट करा दें पूरे देश में, पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में विभाजन में किसकी बड़ी भूमिका थी। हिंदुस्तान के विभाजन में मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासकों के अलावा बड़ी भूमिका थी उस जमाने के बड़े प्रेस की, और इसको और किसी ने नहीं, प्रथम प्रेस कमीशन ने आर्टिकुलेट किया है। तो सबसे बड़ी चीज है जिसे कि मैं पसंद करता हूं, मुझे मुसलमान बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कभी कभी ईर्ष्या भी होती है उनसे, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, नहीं, वो बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं, उनके पास एक कल्चर है, एक एथॉस है। आप लोगों को उनके एथॉस से काट कर देखना चाहते हैं, आपने उन्हें जर्ज, बर्बर, पिछड़ा, एकदम जिसे कहें कि रूढ़िवादी बना के छोड़ दिया है, जो कि मुसलमान न तो बर्बर थे न बर्बर हैं। उनके मुस्लिम शासक बर्बर थे, लेकिन आप तो एक सामान्य मुसलमान को बर्बर के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं, जो गलत है, एकदम गलत है। इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि मुसलमान बर्बर थे। अरे मुस्लिम शासक जितने बर्बर थे, हिंदू शासक उतने ही बर्बर थे। ये शासक बर्बर होते हैं। तो शासकों की बर्बरता को जनता के साथ में आइडेंटिफाई नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है कि इस तरह के जो उन्मादी एजेंडा आते हैं, उन उन्मादी एजेंडा के खिलाफ में आप बोलें और लिखें और लोगों को इस पर एकजुट करें। फिलहाल इतना ही।
आगे फिर किसी एक नए विषय के साथ में आपसे फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।